विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था पाषाण काल यानी द स्टोन एज। स्टोन एज में काफी कुछ हम कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर। लेकिन उससे पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो मैं बता देता हूं। कि पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि कायथा संस्कृति को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। कायथा संस्कृति को आंसर मालवा संस्कृति। आंसर मालवा संस्कृति। दूसरा क्वेश्चन पूछा उसने कायथा की खोज किसने की थी। कायथा की खोज किसने की थी तो आंसर होता है उसका वीएस वाकणकर। वीएस वाकणकर ने। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा उसने किस संस्कृति के मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन समस्त ताम्र पाषाणिक मृद भांडों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। आंसर मालवा संस्कृति के या कायथा संस्कृति के। सबसे श्रेष्ठ मृद भांड किस संस्कृति के माने जाते हैं, मालवा संस्कृति या कायथा संस्कृति के। अगला क्वेश्चन पूछा उसने नवदा टोली किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश में है नवदा टोली और खरगोन जिले में है। कहां पर है, खरगोन जिले में है। अगला क्वेश्चन पूछा उसने किस स्थल से एक घड़े में 40,000 मनकों के दाने प्राप्त हुए हैं। मनके बोलते हैं जो माला के दाने होते हैं, मनके। तो किस स्थल से एक घड़े से 40,000 मनके के दाने प्राप्त हुए हैं। आंसर कायथा से। आंसर कायथा से। अगला क्वेश्चन पूछा नवदा टोली का उत्खनन कार्य किसने किया था तो एच.डी. संकालिया ने किया था। किसने किया था, एच.डी. संकालिया ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा किस स्थल से अत्यधिक मात्रा में अनाज या फसल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आंसर नवदा टोली से। आंसर। अगला क्वेश्चन है ताम्र पाषाण काल यानी ताम्राश्म में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर। आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला मानव आकार की मूर्तियां कहां से प्राप्त होती हैं। आंसर नागदा से प्राप्त होती हैं यानी मालवा संस्कृति में एक स्थल है नागदा, वहां से मानव आकृति की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। अगला जौरवे संस्कृति के अंतर्गत प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो जौरवे संस्कृति के अंदर नेवासा, चंदौली, इनाम गांव, दायमाबाद, सोनगांव और नासिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टोटीदार मृद भांड कहां से प्राप्त हुए हैं यानी जो एक घड़ा है उसमें नल लगा हुआ है। नल मतलब जैसे हम आजकल मिलते हैं। तो टोटीदार मृद भांड कहां से प्राप्त होते हैं। आंसर जौरवे संस्कृति से। कहां से, जौरवे संस्कृति से। अगला क्वेश्चन पूछा उसने ताम्र पाषाण काल में पक्की ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। आंसर गिलुंद से। कहां से, गिलुंद। किस ताम्र पाषाणिक स्थल को तांबवती या तांबा वाली जगह की संज्ञा दी गई है। आंसर अहाड़। अहाड़ उदयपुर राजस्थान। अहाड़ उदयपुर राजस्थान को। अगला क्वेश्चन पूछा उसने टेरिकोटा का बैल, टेरिकोटा के बैल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। आंसर अहाड़ संस्कृति से यानी पकाई हुई मिट्टी से बना हुआ है बैल। बैल जो है वो कैसा, मिट्टी का बना, फिर उसको पकाया गया। तो टेरिकोटा के बैल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। आंसर अहाड़ संस्कृति से। अगला क्वेश्चन पूछा प्रस्तर फलकों के उद्योग के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। आंसर गिलुंद से। प्रस्तर फलक के उद्योग के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। आंसर गिलुंद से। अगला कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल हड़प्पा को तांबे का निर्यात करता था तो आंसर है गणेश्वर। आंसर गणेश्वर। अगला क्वेश्चन पूछा जौरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। आंसर इनाम गांव यानी जो मकान बने हुए हैं बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से और उसको हम बोल सकते हैं अधिवास विन्यास। अधिवास विन्यास ये नहीं कि कुछ आगे कुछ पीछे, बिल्कुल पैटर्न से बने हुए हैं। तो जौरवे संस्कृति में इनाम गांव वो जगह है जहां पर अधिवास विन्यास के सबसे अच्छे साक्ष्य मिले हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो दायमाबाद है। कौन सा, दायमाबाद है। जौरवे संस्कृति के किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है तो दायमाबाद से। यानी ये दायमाबाद जो है आपका, जब हम हड़प्पा संस्कृति को पढ़ रहे होते हैं 1299 600 किलोमीटर स्क्वायर शायद पूरा एरिया है, इतना ही है ना। उसका जो दक्षिणतम स्थल है वो दायमाबाद ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का भी दक्षिणतम स्थल कौन सा है अभी पढ़ेंगे हम आगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ रहे होंगे तो बोलता कि ईस्ट में कौन, वेस्ट में कौन, नॉर्थ में कौन, साउथ में कौन। तो ईस्ट में कौन है, आलमगीरपुर,
वेस्ट में कौन है? सुल्तानगंडोर। और नॉर्थ में कौन है? मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर है जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में कौन है? दाइमाबाद, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के तट पर, है ना। ठीक है, तो अगला, रथ हाँकते हुए मानव की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? आंसर, दाइमाबाद से। रथ हाँकते हुए मानव की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त होती है? दाइमाबाद से। अगला, कलश शवाधान के साक्ष्य किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? आंसर, जॉर्वे संस्कृति से। कलश शवाधान यानी जो अपने जो उनके जो लोग रहे होंगे उनकी हड्डियां घड़े में रखकर तब दफनाते थे वो। ठीक है। दाइमाबाद में मिली अस्थियों से किस रोग का पता चलता है? तो वयस्कों और शिशुओं में स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है उसका पता चलता है दाइमाबाद से जो मिली अस्थियां हैं। अगला, राख के टीले कहां से प्राप्त होते हैं? तो राख के टीले संगनकल्लू और पिकली हल से प्राप्त होते हैं। कहां से? संगनकल्लू और पिकली हल से प्राप्त होते हैं। अगला, सोने का लटकन किस ताम्र पाषाणिक स्थल से प्राप्त होता है? आंसर, टेक्कल कोट से प्राप्त होता है। कहां से? टेक्कल कोट से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछा उसने, महिषादल और पांडु राजा ढीबी स्थल किस राज्य में स्थित हैं? आंसर, पश्चिम बंगाल में। एक तो महिषादल, दूसरा पांडुराजार ढीबी। पांडुराजार ढीबी ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगला, दक्षिण भारत में स्वर्ण धातु का उपयोग किस काल से प्रारंभ होता है? आंसर, ताम्र पाषाणिक काल से। दक्षिण भारत में स्वर्ण धातु का उपयोग किस काल से प्रारंभ होता है? आंसर, ताम्र पाषाणिक काल से। अगला क्वेश्चन पूछता है, गेरुवर्णी यानी गैरिक मृदभांड कहां से प्राप्त होते हैं? तो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से। ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से। ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो ताम्र पाषाणिक से है। किससे? ताम्र पाषाणिक से। अगला, महाराष्ट्र के जॉर्वे संस्कृति का कौन सा स्थल किलाबंद था? आंसर, इनाम गांव। आंसर, यानी जॉर्वे संस्कृति का एक स्थल मिला है इनाम गांव, जहां पर किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। और किला कब बनाता है मनुष्य? जब उसे किसी का भय हो, अपनी प्राणों की रक्षा के लिए किलेबंदी करता है। वो क्या करता है? इसका मतलब वो समझ गया था कि क्या करना है, प्राणों की रक्षा करनी है तो किले बनाने पड़े। इनाम गांव हो गया। गोलाकार गड्ढों वाले मकान एवं विशाल चूल्हों के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? आंसर, इनाम गांव से। आंसर, पटसन एवं रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहां से प्राप्त होते हैं? आंसर, नेवासा से। जैसे जूट होता है वैसे एक पटसन होता है, कपड़ा बनता है, रस्सी बनती है, अन्य चीजें बनती है उससे। तो पटसन एवं रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? आंसर, नेवासा से। अगला, नैदानिक मृदभांड कहां से प्राप्त होते हैं? आंसर, नेवासा से। चरवाहा संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? आंसर, दक्षिण भारत से। चरवाहा संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? दक्षिण भारत से। अगला, सर्वप्रथम किस काल में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन हुआ? तो आंसर, ताम्र पाषाणिक काल में। यानी कृषक समूह में रहने लगे और गांव बसाने लगे। ये सबसे पहले कब देखा जाता है? आंसर, चालकोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाणिक काल में। अगला, किस स्थल से एक तलवार और भाले का सिरा प्राप्त होता है? आंसर, साईपाई से। साईपाई एक जगह पड़ती है, गंगा यमुना दोआब में पड़ती है। तो साईपाई से एक तलवार और एक भाले का सिरा प्राप्त हुआ है। अगला, सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड का प्रयोग किस संस्कृति के लोगों ने किया? तो आंसर, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोगों ने। यानी मिट्टी के बर्तन तो बनाए, साथ में उस पर चित्र भी बनाए। ठीक है। तो चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किस संस्कृति के लोगों ने किया? सबसे पहले ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोगों ने। अगला, भारत में सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां कहां से पाई गई हैं? तो मालवा और मध्य भारत क्षेत्र से। मालवा और मध्य भारत क्षेत्र से। अगला, सर्वप्रथम किस काल के लोगों को तांबा गलाने की विधि का ज्ञान हुआ था? आंसर, ताम्र पाषाण काल के लोगों को। किसको? तांबा गलाने की विधि का ज्ञान सबसे पहले किसको हुआ था? तो ताम्र पाषाण काल के लोगों को। अगला, किस काल में प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए गए? आंसर, ताम्र पाषाण काल में। आंसर, ताम्र पाषाण काल में। अगला, ताम्र पाषाण काल में प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार के आवासों का निर्माण किया गया था? तो आयताकार और वृत्ताकार मकान। आयताकार और वृत्ताकार मकान। अगला, विभिन्न क्षेत्रों में विकसित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का आपस में संपर्क का माध्यम क्या था? तो आंसर, आयात निर्यात या व्यापार। आयात निर्यात या
एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रेड। अगला, किस स्थल पर प्राप्त पात्र पर शिव पशुपति के सदृश चित्र अंकित है? आंसर दैमाबाद। दैमाबाद से एक पात्र मिला है, उसमें पशुपति शिव के सदृश एक चित्र अंकित है। तो ऐसा बताया जाता है कि दैमाबाद वो जगह है जहां से शिव के साक्ष्य मिले हैं, भगवान शिव के। अगला, सिरविहीन छोटी छोटी मूर्तियां कहां से प्राप्त होती हैं? आंसर इनाम गांव से। कहां से? इनाम गांव से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बता देता हूं। दक्षिण भारत में मृतक को किस तरह रखकर दफनाते थे? तो पूर्व पश्चिम दिशा में। वहां हमने पढ़ा उत्तर दक्षिण, यहां हम पढ़ रहे हैं पूर्व पश्चिम दिशा में। आंशिक शवाधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो पूर्वी भारत से। अब आंशिक शवाधान क्या होता है? आंशिक शवाधान का मतलब कि डेड बॉडी को पहले चील कौवों ने खा लिया, उसके बाद जो हड्डियां बची उसको पॉट में रखकर दफना दी, है ना? समझ में आया? आंशिक शवाधान। अगला, ताम्रपाषाण काल की समस्त संस्कृतियों में सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड कौन सा था? तो काला और लाल, कृष्ण लोहित मृद भांड बोलते हैं इसको। काला और लाल, तो कृष्ण लोहित मृद भांड, कृष्ण लोहित मृद भांड। क्लियर हो गया? लोहित एक नदी भी है, कहां मिलेगी आपको? देश के किस स्थल से मिलेगी? लोहित नदी। तो जो लोहित नदी है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, एक नदी भी है लोहित, है। लोहित मतलब लाल के लिए यूज कर रहे हो, शायद उसका पानी रेड कलर में होता होगा, है ना? तो लोहित जो है वो अरुणाचल प्रदेश से आती है और असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है ना, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है लोहित नदी। इतना क्लियर हो गया? अगला, ताम्रपाषाण काल का विशिष्ट मृद भांड कौन सा है? तो गैरिक मृद भांड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ओसीपी। ओ मीन्स OCHRE, सी मतलब कलर्ड और पी मतलब पॉटरी। ठीक है, तो OCP गैरिक मृद भांड। ठीक है, हम लोग ऑचरी बोलते हैं उसको, ऑचरी कलर्ड पॉटरी, आपने याद करने के लिए, ताकि उसकी स्पेलिंग गलत ना हो, बाकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है उसका। अगला, भारत में सर्वप्रथम तांबे के उपकरण कांटेदार बर्छी कहां से प्राप्त होती है? आंसर बिठूर कानपुर। बिठूर कानपुर 1822 ईस्वी में बिठूर कानपुर से तांबे के ऐसा उपकरण जो कांटेदार बर्छी प्राप्त हुई है 1822 में बिठूर। ठीक है, ये बिठूर आप आगे चलकर जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे होंगे, 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे होंगे, वहां पे आप पढ़ेंगे कि जो नाना साहब थे वो कहां चले गए थे? चले क्या गए थे? अंग्रेजों ने भेज दिया था उन्हें बिठूर कानपुर में। ठीक है, अगला, सबसे बड़ी ताम्र नदी कहां से प्राप्त होती है? आंसर गुंगेरिया, मध्य प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएएस का क्वेश्चन रहा है। गुंगेरिया, ताम्र नदी मतलब, निधि मतलब होता खजाना, तांबे का खजाना सबसे बड़ा जो मिला है वो कहां से मिला है? आंसर गुंगेरिया, मध्य प्रदेश। ताम्र नदियों का संबंध किस मृद भांड से है? आंसर गैरिक मृद भांड, OCP से। अधिकांश गैरिक मृद भांड स्थल कहां से प्राप्त किए जाते हैं? आंसर दोआब के ऊपरी हिस्सों से, दोआब के ऊपरी हिस्सों से। अगला, गैरिक मृद भांड का सबसे मोटा जमाव प्राप्त कहां से हुआ है? आंसर जोधपुर से, जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। अगला, गैरिक मृद भांड संस्कृति किस सभ्यता के समकालीन थी? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। इतना समझ में आ गया? अब मैं बता रहा हूं आपको ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का महत्व। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताए वो आपने बार बार क्या करना है? लर्न करना है, रिवीजन करना है, ताकि जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आप 4 ऑप्शंस में न फंसे, डायरेक्ट आपको क्या हो जाए, उसमें आंसर पता चल जाए कि इसका आंसर ये है। ठीक है, ऑप्शन की बैसाखियों से वैसे भी पेपर नहीं निकाले जाते, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। अगला, तो इंपॉर्टेंस ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर, तो भारतीय संस्कृति के विकास में ताम्रपाषाणिक काल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समस्त भारत में ग्रामीण कृषक समुदायों का गठन इसी काल में हुआ था, और इसी काल में आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी। आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी, और तब से लेकर भारत, अब तो खैर शहरीकरण हो गया, लेकिन भारत जो है वो गांव का देश है। वैसे किसका देश है? तो ये जो ग्रामीण संस्कृतियां दिख रही हैं आपको, ये इनका जो प्रारंभ माना जाता है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से ही, ताम्रपाषाणिक काल से माना जाता है। तो समझ में आ गया? संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति के लोगों ने नदी एवं पहाड़ियों के निकट बस्तियां बसाई।
ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थरों के अन्य उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। इन लोगों को तांबा गलाने की विधि का ज्ञान था, ये इंपॉर्टेंट है, तांबा गलाने की विधि का ज्ञान था। तांबे के उपकरण पश्चिमी एवं मध्य भारत में अधिक प्राप्त होते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्राप्त होते हैं? आंसर पश्चिमी और मध्य भारत में तांबे के उपकरण अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, किंतु मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में बहुत कम प्राप्त होते हैं। लगभग सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां चाक निर्मित लाल और काले मृद भांडों का प्रयोग करती थी। तो चाक पर बने हुए लाल और काले मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करती थी। इन्होंने सर्वप्रथम चित्रित मृद भांड का प्रयोग किया था। इन्होंने सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों का प्रयोग किया था, यानी मिट्टी के बर्तनों पर चित्र बनाने की जो प्रथा शुरू की वो इन्होंने ही की। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल अलक्षित रूप में ताम्र पाषाण काल में परिवर्तित हो गया। इसी कारण इन संस्कृतियों को नवपाषाण या ताम्र पाषाण संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। भारत में सबसे प्राचीन बस्तियां मालवा और मध्य भारत क्षेत्र में थी, यथा जैसे कायथा और एरण की बस्तियां, कायथा और एरण की बस्तियां। किंतु अन्य भागों में विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र एवं राजस्थान में इस संस्कृति के लोगों का बाहर से आकर बसने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम इसी संस्कृति के निवासियों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे, बड़े बड़े गांव बसाए थे। यहाँ के निवासी मिट्टी के गारे और नरकुल से आयताकार और वृत्ताकार मकानों का निर्माण करते थे। इस काल के लोग नवपाषाण काल की तुलना में अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। विशेष रूप से पश्चिमी भारत में ये गेहूं, जौ और मूंग तथा दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन करते थे। इन विभिन्न संस्कृतियों का आपस में संपर्क का माध्यम व्यापार यानी आयात और निर्यात था। कंगन, चूड़ियां बनाने के लिए सीपियों और कौड़ियों को सौराष्ट्र के समुद्र तट से अन्य क्षेत्रों को निर्यात किया जाता था। टेक्कल कोट यानी कर्नाटक में यहां से सोने और हाथी दांत का निर्यात जौरवे संस्कृति को किया जाता था। टेक्कल कोट कर्नाटक से सोने और हाथी दांत का निर्यात जौरवे संस्कृति को किया जाता था। तो टेक्कल कोट इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक है। और कंगन, चूड़ियां बनाने के लिए जो सीपियां और कौड़ियां आती थी वो कहां से आती थी? सौराष्ट्र से। कहां से आती थी? सौराष्ट्र से। धार्मिक पद्धति के माध्यम से भी ये संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी थी। इन सांस्कृतिक स्थलों से वृषभ एवं मातृ देवी की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दैमाबाद से शिव पशुपति से अंकित चित्र वाले पात्र प्राप्त होते हैं, जिसमें एक देवता को पशुओं यथा बाघ और मोर पक्षियों से घिरा हुआ दिखाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अग्निकुंडों से अग्नि पूजा के संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ सिरविहीन छोटी छोटी मूर्तियां इनाम गांव से मिलती हैं, जिनकी तुलना महाभारत कालीन देवी विशिदा से की जाती है। किससे की जाती है? विशिदा से की जाती है। इस काल में भिन्न भिन्न संस्कार पद्धतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में मृतक को पूर्व पश्चिम में रखकर दफनाया जाता था, जबकि महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। इसी तरह पूर्वी भारत में आंशिक समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, किंतु पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान के प्रचलित होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के निवासियों ने मिट्टी एवं धातुओं से विभिन्न प्रकार के मृद भांडों और उपकरणों का निर्माण किया। इन लोगों द्वारा निर्मित दो प्रमुख मृद भांड, नंबर 1 काला और लाल मृद भांड यानी कृष्ण लोहित मृद भांड जिसको बोलते हैं। यह मृद भांड सभी ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित था। तो आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड कौन सा था? तो आंसर होना चाहिए कृष्ण लोहित मृद भांड, काला और लाल मृद भांड। दूसरा नंबर का मृद भांड जो था वो गैरिक मृद भांड था, ओसीपी। यह इस संस्कृति का विशिष्ट मृद भांड था। धात्विक उपकरणों में तांबे से निर्मित कुल्हाड़ियां, छेनियां, कड़े, मनके, कांटे ये सब प्राप्त होते हैं। यह मृद भांड गंगा यमुना दोआब की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की विशिष्टता थी। इतना समझ में आ गया। अब प्रमुख ताम्र नदियां एवं गैरिक मृद भांड स्थल। तो उससे पहले मैं बता दूं कि मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा ही होता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का क्या महत्व है। तो अब जब आप उसको लिखोगे तो माना 150 शब्दों में लिखना है, तो इसमें भी आपने क्या करना, कटिंग करके पहले फ्लो चार्ट बनाना है कि हम किस किस चीज के बारे में लिखेंगे। तो जो मैंने आपको जहां जहां पर इंपॉर्टेंट बताया उनका क्या करिए, पहले फ्लो चार्ट बनाइए।
फिर उसको बोलना सीखिए और फिर उसको बिना देखे लिखिए, तब जाके आपका मेंस तैयार होता है। और ये ध्यान रखना कि ठीक है पहले प्री निकालना होता है, लेकिन मेंस की तैयारी उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप क्या करते हो, तैयारी शुरू करते हो, तो मेंस की तैयारी भी वहीं से करना शुरू कर दो। प्री आपके फैक्ट्स मांगता है, मेंस आपका लेखन मांगता है। आपकी उत्तर पुस्तिका ही आपका परिचय होगी। कॉपी चेक करने वाले को नहीं पता होता है लड़का है लड़की है कौन है क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं, सिर्फ आपके लिखे हुए पे नंबर दिया जाएगा। जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, ज्यादा ज्ञान भी नहीं उड़ेलना है, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है ना। और जो पूछा जाए, अगर उसने पूछा ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का महत्व, तो फिर महत्व ही बताना है। कहीं आप ताम्र पाषाणिक स्थलों से आप बताने लगे क्या क्या मिला, पूरा ज्ञान जिसे बोलते हैं कि हमें तो जी ये भी पता है और ये भी पता, वो नहीं, महत्व बताना है। तो जो मैंने अभी तक बताया आपको वो सब क्या है, महत्व है। क्या है, महत्व है कि तांबा गलाने की विधि का ज्ञान हुआ, है ना, चाक निर्मित लाल और काले मृद भांडों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, चित्रित मृद भांडों का प्रयोग शुरू किया, है ना, बस्तियां, जो ग्रामीण बस्तियां, जो आज ग्रामीण कृषक समुदायों का जो गठन हुआ है वो उस समय में प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े गांव बसाए गए, है ना, आयात निर्यात चला, कहीं सीपियों का, कहीं कौड़ियों का, तो कहीं सोने का, कहीं हाथी दांत का, है ना। इसका मतलब व्यापार की वस्तुओं में शुरू में यही चीजें थी, क्या, सीप हो गया, कौड़ियां हो गई, और क्या, सोना हो गया, हाथी दांत हो गया। लेकिन बोलते आज भी उनकी एक कौड़ी का भी नहीं है कि वो बोलते हैं। तो ये वही है, वही कौड़ी है ये जो समुद्र किनारे मिलती है, कौड़ी और सीप। प्रमुख ताम्र नदियां और गैरिक मृदभांड स्थलों के बारे में बता रहा हूं मैं। तो 1822 में कानपुर के बिठूर में कुछ ताम्र उपकरण मिले हैं। इस प्रकार के उपकरण एक साथ समूह में विभिन्न स्थलों से मिले हैं, इसलिए इन्हें ताम्र नदियों की संज्ञा दी जाती है। ताम्र नदी की संज्ञा दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। गंगा यमुना दोआब से जो ताम्र नदियां मिली हैं उनमें मत्स्य भाले यानी मछली पकड़ने वाले भाले, श्रृंगिका तलवारें और मानव आकृति अति विशिष्ट उपकरण हैं। अन्य क्षेत्रों से चिपटी और स्कंधित कुलाड़ियां, छेनियां, दो धारी कुलाड़ियां ये मिली हैं। गंगा यमुना दोआब के बाहर एकमात्र कर्नाटक के कल्लूर से ही श्रृंगिका तलवार प्राप्त हुई है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा श्रृंगिका तलवार कहां से प्राप्त हुई है, तो आंसर दक्षिण भारत में कहां से प्राप्त हुई है, तो एक जगह से हुई है जिसका नाम है कल्लूर श्रृंगिका तलवार। ठीक है। गंगा यमुना दोआब के प्रमुख स्थलों यथा राजपुर परशु यानी बिजनौर, बिठूर यानी कानपुर, बिसौली यानी बदायूं, परिहार यानी उन्नाव, बहादुराबाद यानी सहारनपुर, सिफई यानी इटावा, सिफई मतलब इटावा, इनसे अधिकांश ताम्र नदियां मिली हैं। सबसे बड़ी ताम्र नदी मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। तो गुंगेरिया आईएएस का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ताम्र नदी कहां से प्राप्त हुई है, आंसर गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। यहां से 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के पतले पत्थर प्राप्त हुए हैं। 102 चांदी के पतले पत्थर मतलब ऐसे फैला, मतलब जो जिनको कूट कर क्या एक पेज जैसा बनाया गया था, पत्थर बोलते हैं उसको। ठीक है। इन ताम्र नदियों वाले स्थलों से और अधिक जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में जब बीबी लाल ने बिसौली और राजपुर परसू का उत्खनन 1949 ईस्वी में करवाया तो उन्हें गेरवें और कपिश रंग के मृदभांड के टुकड़े मिले। बीबी लाल ने इन्हें रंग के आधार पर गैरिक मृदभांड नाम दिया। इस तरह के मृदभांड अतरंजी खेड़ा एटा, अहिछत्र बरेली, यहां से क्वेश्चन बनाया कि बरेली का पुराना नाम क्या था, अहिछत्र, बरेली का पुराना नाम क्या था, अहिछत्र। अतरंजी खेड़ा कहां बोल रहे हैं हम, एटा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज, नुह राजस्थान, सेफई इटावा, लाल किला बुलंदशहर, जोधपुर हरियाणा राजस्थान की सीमा पर आदि से मिला है। इस प्रकार गैरिक मृदभांड परंपरा का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला है।
सैफई से गैरिक मृत भांडों के साथ साथ एक मत्स्य भाला भी मिला है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ताम्र निधियों और गैरिक मृत भांडों के निर्माता एक ही संस्कृति के थे। क्या थे? एक ही संस्कृति के थे। गैरिक मृत भांड संस्कृति का काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा कि गैरिक मृत भांड संस्कृति का काल कब से कब तक का माना जाता है, तो आंसर 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फिर अब वो वेदों का टाइम पूछेगा, वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, है ना। गैरिक मृत भांडों का सर्वाधिक मोटा जमाव राजस्थान और हरियाणा की सीमा में स्थित जोधपुर से मिलता है। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, अही छत्र, श्रृंगवेरपुर, नूह के उत्खनन से प्राप्त ये पात्र सबसे निचले स्तर से मिले हैं। प्रारंभिक पात्र अलंकरण विहीन है, परंतु कुछ पात्रों पर काले रंग से ज्यामितीय रेखाओं व पत्तियों आदि का अलंकरण किया गया है। लाल किला से मिले एक बर्तन पर कुबड़दार वृषभ का चित्र मिला है। कुबड़दार सांड का एक चित्र मिला है या वृषभ का एक चित्र मिला है। गैरिक मृत भांड के निर्माता कौन लोग थे, इस पर विद्वानों का मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये गंगा घाटी के मूल निवासी थे, वहीं कुछ विद्वान इन्हें हड़प्पा सभ्यता के लोगों से जोड़ते हैं। गैरिक मृत भांड प्रयोक्ता ग्राम्य जीवन व्यतीत करते थे। ये बांस बल्ली घास फूस के घर बनाकर स्थायी निवास करते थे। अतरंजी खेड़ा से धान, जौ और दालों के कार्बनीकृत दाने मिले हैं। यह गंगा घाटी में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। अतरंजी खेड़ा प्राचीनतम साक्ष्य देता है गंगा घाटी में कृषि का, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई। इसके बाद ताम्रपाषाण युग के कुछ प्रमुख स्थल और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं मैं कि सबसे पहले जो ताम्रपाषाणिक स्थल है वो अहाड़ है, जिसका एक अन्य नाम ताम्बवती भी है, तांबे वाली जगह ताम्बवती। ये बनास घाटी में पड़ती है राजस्थान में। कहाँ पड़ती है? बनास घाटी राजस्थान में पड़ती है। जो क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही बनेंगे कि कहाँ पड़ती है, तो बनास घाटी राजस्थान में। क्या मिला है यहाँ से, तो पैर से चलित चक्की मिली है, सूत काटने का चरखा मिला है। अहाड़ से क्या मिला है? पैर से चलाने वाली चक्की और सूत काटने वाला चरखा मिला है। अगला दूसरा हो गया गिलुंड, ये भी बनास घाटी राजस्थान में पड़ता है। तांबे के टुकड़े मिले हैं, पकाई गई ईंट मिली है। तांबे के टुकड़े और पकाई गई ईंट। अगला है गुंगेरिया, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ से सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है, जिसमें 424 तांबे के औजार मिले हैं और 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। अगली जगह बालाथल, ये राजस्थान में पड़ता है। काले और लाल मृत भांड मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? एरण मध्य प्रदेश में विशाल मिट्टी की सुरक्षा प्राचीर मिली है। मिट्टी की सुरक्षा प्राचीर मिली है। मालवा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से वृषभ मूर्तियां मिली हैं, चरखे मिली हैं, चरखे मिले हैं, तकलियां मिली हैं। तकली में सूत काटा जाता है। तकली पता है? तकली नहीं पता? ओहो, अरे पुराने टाइम पे जो बूढ़े लोग होते थे उन्हें देखा होगा आपने, ऊन को तकली पे लगाते थे, इसको घुमाते थे ऐसे करके, तो फिर धागा बनता था। फिर उस धागे को फिर गोला बनाकर फिर उसको किस पर, जिस पे कपड़ा बनता है उस पर लगाकर तब अपना कपड़ा बनाते थे वो लोग, है ना। तकली तो कहां से मिली है भाई? तकली, तकलियां कहां से मिली हैं? कायथा से मिली हैं। ठीक है, सॉरी, मालवा से। मालवा से तकलियां कहां से मिली? चरखे और तकलियां मालवा से। उसके बाद अगला स्थल है कायथा, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से 29 कंगन मिले हैं। 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियां एक घर में पाई गई हैं। मनके मिले हैं। चाक पर बने बर्तन मिले हैं। मालवा क्षेत्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में कायथा प्राचीनतम है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में कायथा सबसे प्राचीनतम है। उसके बाद जौरवे, ये अहमदनगर पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से टोटीदार और नतौली मृत भांड मिले हैं। टोटीदार और नतौली मृत भांड मिले हैं। अगला दाइमाबाद, ये पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ता है। जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद है। कच्ची रक्षा प्राचीर से घिरा दुर्ग मिला है। भारी संख्या में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। तांबे की बनी गणेश की मूर्तियां, रथ हाँकता हुआ मनुष्य, सांड, गैंडे और हाथी की आकृतियां मिली हैं। नासिक जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में है। यहाँ से पटसन और शीश विहीन देवियां मिली। क्या मिली है? शीश विहीन
देवियां मिली हैं और महाभारत कालीन विशिरा से इनकी तुलना की जाती है शायद इनसे, है ना। शीशविहीन देवियां मिली हैं। अगला इनाम गांव, ये पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। किलेबंद खाई से घिरी बस्तियां पाई गई हैं। विशाल चूल्हे और अन्नागार, मातृदेवी की एक प्रतिमा, हाथी दांत के शिल्प कहां से मिले हैं? इनाम गांव से मिले हैं। अगला है चंदौली, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। यहां से तांबे की छेनी मिली है, आइए इसका क्वेश्चन है ना, तांबे की छेनी, चंदौली, पुणे महाराष्ट्र। अगला नवदा टोली, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? आंसर नवदा टोली। यहां से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। बर्तन पर 4 मंदिर मिले हैं, बर्तन पर 4 मंदिर मिले हैं। ऐसी खैराडीही एक जगह पड़ती है, वो उत्तर प्रदेश में है। सोनपुर, जहाँ की पशु मेला लगता है सबसे बड़ा, वो बिहार में पड़ता है। ताराडीही, ये भी बिहार में पड़ता है। चिरांद, ये बिहार में पड़ता है। यहाँ से मानव की हड्डियां मिली हैं, हड्डी के हथियार मिले हैं। गेहूं की बालियां मिली हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। एक सेनुबार, ये बिहार में पड़ता है। और महिषादल, ये वीरभूमि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इतना समझ में आ गया।